बहू ने बेटे को क्यों हथकड़ी लगवाई। पार्ट 3। राहुल कोर्ट की सीढ़ियों पर अकेला खड़ा रहा। दोपहर की तेज धूप थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। उसने जेब में हाथ डाला। सिर्फ 100 रुपये हैं। बाइक में पेट्रोल खत्म। घर जाने लायक हालत भी नहीं है। उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ आया। राहुल को फ़ोन उठाने से डर लग रहा था। माँ ने ज़रूर टीवी पर खबर देख ली होगी या किसी वकील ने बता दिया होगा। वो माँ को क्या कहेगा कि उसकी बहू उसे भिखारी बनाकर चली गई। बहुत मुश्किल से उसने फ़ोन उठाया। हेलो माँ। बेटा, तू कब लौटेगा? माँ की आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। तेरे पापा के सीने में दर्द फिर से बढ़ गया है। दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आते वक्त ज़रा फार्मेसी से लेते आना। राहुल ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोने से आंसू लुढ़क गए। उसने थूक निगलते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। दवाइयाँ लेकर ही आ रहा हूँ। फ़ोन काट कर राहुल ने आसमान की तरफ देखा। आज से उसकी लड़ाई शुरू हुई है। उसके पास न पत्नी है, न घर है, न इज्जत है, तो बस भारी कर्जा का बोझ और बीमार माँ बाप। फार्मेसी के अकाउंट पर खड़े होकर राहुल ने अपनी जेब टटोली। दवाइयों का बिल 1200 रुपये हुआ था। बटुए में सिर्फ 800 रुपये थे। भैया, क्या ये 400 उधार रह सकते हैं? मैं कल ही दे दूंगा। राहुल ने सिर झुकाकर कहा। दवा दुकानदार रतन बाबू राहुल को बहुत दिनों से जानते थे, लेकिन आज उन्होंने भी उसे थोड़ा अलग नज़र से देखा। राहुल बाबू, सुना है आपका मतलब कोर्ट में केस हार गए हैं? रतन बाबू ने धीमी आवाज़ में पूछा। बाजार में बहुत बातें सुन रहा हूँ। क्या आपने अपनी बीबी को? राहुल ने उन्हें बात पूरी नहीं करने दी। उसने दवा का पैकेट हाथ में लिया और कहा, रतन भैया, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। 400 रुपये कल सुबह मिल जाएंगे। वह तेजी से दुकान से बाहर आ गया। उसके सीने में जलन हो रही थी। फैसला आए अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है और इतनी जल्दी खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। सोशल मीडिया के ज़माने में बदनामी फैलने में वक्त नहीं लगता। मोहल्ले के मोड़ पर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि चाय की दुकान पर भीड़ लगी है। मिसेज रॉय और मिसेज चटर्जी बड़े चाव से कुछ चर्चा कर रहे थे। राहुल को देखते ही सब चुप हो गए। एकदम सन्नाटा। लेकिन जैसे ही राहुल थोड़ा आगे बढ़ा, कानाफूसी शुरू हो गई। देखा मुंह कैसा बना रखा है। खुद को बड़ा शरीफ दिखाता था, लेकिन घर की बहू को सुख शांति नहीं देता था। मिसेज रॉय की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही ऊंची थी। अरे ऐसे ही थोड़ी तलाक होता है। ज़रूर कोई चक्कर होगा। सुना है शराबी था। मिस्टर चटर्जी ने अपनी बात जोड़ी। राहुल का मन किया कि पलटकर चिल्लाए और कहे, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता और शांति मैंने नहीं दी या उसने छीन ली। लेकिन वो रुका नहीं। अब झगड़ा करने की ताकत उसमें नहीं बची थी। उसके माँ बाप उस फ्लैट में बैठे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके सिर से छत छीनने वाली है। लिफ्ट में चढ़ते वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसे सलाम नहीं किया, बल्कि शक की नज़र से देखा। राहुल ने एक लंबी सांस छोड़ी और चाबी से अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। घर में घुसते ही दवाइयों की तेज़ गंध और पापा की खांसी की आवाज़ सुनाई दी। ड्राइंग रूम में माँ बैठी थी, हाथ में माला लिए। राहुल को देखकर माँ हड़बड़ा कर उठ गई। बेटा आ गया? इतनी देर क्यों हुई? कोर्ट में क्या हुआ? नीरू नहीं आई? माँ ने एक सांस में सवाल करती गई। राहुल माँ की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसने दवाइयों का पैकेट टेबल पर रखा। पापा अंदर वाले कमरे में किसी तरह दरवाजे पर आ खड़े हुए। राहुल, फैसला क्या आया रे? क्या वो लोग समझौता कर लेंगे? पापा ने हाँफते हुए कहा। राहुल सोफे पर धम से बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बोला, सब खत्म हो गया पापा। नीरू जीत गई। हमें ये फ्लैट छोड़ना होगा। क्या? माँ चीख पड़ी। फ्लैट छोड़ना होगा मतलब? ये तो तेरे पैसे से सजाया हुआ है।
EMI तो तू भरता है। कोर्ट ने ये नहीं माना। माँ, राहुल ने थकी हुई आवाज में कहा। कोर्ट ने कहा कि घर नीरू के नाम ट्रांसफर करना होगा और मुझे हर महीने उसे 50,000 रुपये देने होंगे। हमारे पास घर खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय है। पापा सीने पर हाथ रखकर बैठ गए। 7 दिन? इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? और 50,000 रुपये तेरी सैलरी से वो दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? मेरे इलाज का खर्चा। राहुल पापा के पैरों के पास बैठ गया। पापा, मैं हूं ना, हम कोई छोटा सा घर किराए पे ले लेंगे। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मैं सब संभाल लूँगा। आप लोग हिम्मत मत हारना। माँ रोते हुए बोली। उस डायन लड़की ने हमें सड़क पर ला दिया। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना था और वो अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का लगा। धाड़ धाड़ धाड़। सब चौंक गए। राहुल खड़ा हो गया। कौन है? बाहर से भारी आवाज आई। दरवाजा खोलिए। पुलिस बुलाने से पहले शराफत से दरवाजा खोलिए। राहुल ने हैरान होकर दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार 3 पहलवान जैसे आदमी खड़े थे। उनके पीछे खड़ा था नीरू का भाई विक्रम। विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्या बात है विक्रम, तुम लोग यहाँ क्यों हो? राहुल ने पूछा। विक्रम ने चाबी चबाकर कहा, जीजाजी। ओह सॉरी, अब तो जीजाजी नहीं रहे मिस्टर राहुल। दीदी ने भेजा है। कहा है कि कोर्ट ने तो घर खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया है, लेकिन घर के अंदर का फर्नीचर तो दीदी के पिताजी का दिया हुआ है, इसलिए वो आज ही ले जाने को कहा। राहुल गुस्से से जल उठा। झूठ! ये पलंग, अलमारी, एसी सब मेरे पैसे से खरीदा हुआ है। नीरू के पापा ने सिर्फ एक ड्रेसिंग टेबल दिया था। विक्रम ने जेब से एक कागज निकाला। रसीद है? नहीं है ना? दीदी ने कहा कि ये सब दहेज में दिया गया था। ये देखिए लिस्ट, हम अभी सब ले जाएंगे। नामुमकिन, मेरे पापा बीमार हैं, अभी तुम लोग पलंग नहीं ले जा सकते। राहुल दरवाजे पर आड़े आ गया। विक्रम ने इशारा किया। पीछे खड़े गुंडों ने राहुल को जोर से धक्का देकर हटा दिया। राहुल लड़खड़ाकर डाइनिंग टेबल पर जा गिरा। उसका माथा कट गया और खून बहने लगा। खबरदार जो हाथ लगाया, राहुल चिल्लाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वे लोग सीधे बेडरूम में घुस गए। उठाओ सब, पलंग, अलमारी, टीवी सब ट्रंक में ला दो, विक्रम ने हुक्म दिया। अंदर से पापा की चीख सुनाई दी। ये लोग कौन हैं? मेरा पलंग क्यों खींच रहे हैं? मुझे सांस नहीं आ रही। राहुल दौड़कर बेडरूम में गया। देखा कि वो लोग उसके बीमार पिता को जबरदस्ती बिस्तर से उतार रहे हैं। माँ उनके पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रही थी। बेटा, मेरे पति बीमार हैं, भगवान के लिए पलंग मत ले जाओ। विक्रम ने हंसते हुए कहा। आंटी को ड्रामा करने का बहुत शौक है। ओए, बूढ़े को फर्श पर लिटा। पलंग महंगा है, खरोंच नहीं आनी चाहिए। राहुल का दिमाग फट गया। उसने टेबल से एक भारी कांच का फूलदान उठा लिया। उसकी आंखों में आग निकल रही थी। मेरे पापा को अगर एक बार और हाथ लगाया विक्रम, राहुल ने दहाड़ते हुए कहा, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू नीरू का भाई है। मैं जान से मार दूंगा तुझे। विक्रम घूम गया। उसने जेब से फ़ोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मारेगा? मार मुझे। ये वीडियो कोर्ट में जमा कर दिया तो तेरा 7 दिन का समय भी कैंसिल हो जाएगा। सीधा जेल जाएगा। आ मार। राहुल ठिठक गया। हाथ का फूलदान कांप रहा था। एक तरफ उसके बीमार पिता फर्श पर पड़े हाँफ रहे थे, माँ रो रही थी, और दूसरी तरफ विक्रम उसे फंसाने के लिए वीडियो बना रहा था। राहुल को समझ आ गया कि वो एक भयानक जाल में फंस चुका है। ठीक उसी पल राहुल का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। राहुल ने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक मशीनी महिला की आवाज़ आई। मिस्टर राहुल, मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके सैलरी अकाउंट को मैम नीरू के वकील के नोटिस के मुताबिक फ्रीज कर दिया गया है। आप फ़िलहाल कोई पैसा नहीं निकाल पाएंगे। राहुल के हाथ से फ़ोन गिर गया।
आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। गुंडे पलंग उठाकर ले जा रहे थे। पापा जमीन पर पड़े हैं और अब उसका बैंक अकाउंट भी बंद, जेब में सिर्फ 400 रुपये। विक्रम राहुल के कान के पास आकर फुसफुसाया, दीदी ने कहा था तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बाकी की कहानी पार्ट नंबर 4 में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी।